Students, let's start with our new chapter, that is chapter number 4, Creations of the Mughal Empire. Okay, so quickly open your history civics book on page number 33. We'll read the spotlight. What we are going to read in the chapter: foundation and expansion of the Mughal Empire. What was the foundation and expansion of the Mughal Empire? Mughal code, administrative reforms introduced by the Mughals. Mughal relationship with other rulers. How were the relationship with other rulers? Agrarian relationships means how was the farming? What used to they produce during the Mughal period? Okay, so this is the timeline. First we'll read the timeline. First battle of Panipat, as we all know, how Babur came to rule after फाइटिंग द बैटल ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत. सो वो उन्होंने क्या किया था? डिफीट किया था. किसको डिफीट किया था? पानीपत के रूलर्स को नहीं, पानीपत से ये थे. पानीपत की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, लेकिन उन्होंने ने क्या किया था? इब्राहिम लोदी ने उनको इब्राहिम लोदी को उन्होंने डिफीट किया था बाबर ने, और रूल करने लगे वो. ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर ने रूल किया 1526 से 1530. फिर हुमायूं आए 1530, 1540 एंड फिर 55 में वो आए, और 56 में वो कैसे आए, क्या उस टाइम रीजंस रहे, वो हम आगे पढ़ेंगे. फिर शेरशाह आए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब. नाउ वील रीड नाउ कि कैसे कैसे सब आए, कैसे क्या हुआ. बाबर 1526 टू 1530, उसके ऊपर फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर पढ़ेंगे. मैनी मैन लाइक अस हैव टेकन ब्रेथ एट दिस स्प्रिंग एंड हैव पास्ड अवे इन द टिंकलिंग ऑफ एन आई. वी टुक द वर्ल्ड बाय कैरेज एंड माइंड, but we could not take it with us to the grave, and have passed away in the twinkling of an eye. We took the world by courage and mind, but we could not take it with us to the grave. उन्होंने वो बोल रहे हैं many men like us. ये किसने बोला है? बाबर ने बोला है कि बहुत से लोग आए जिन्होंने इस स्प्रिंग में, मतलब स्प्रिंग सीजन में सांसें ली हैं. एंड हैव पास्ड अवे इन अ ट्विंकलिंग ऑफ एन आई. ट्विंकलिंग मतलब एक झटके में, एक सेकंड में, विद इन सेकेंड्स वो पास अवे हो गए, मतलब एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई उनकी. ठीक है, दे हैव लेफ्ट द वर्ल्ड. वी टुक द वर्ल्ड बाय करेज एंड माइट. हमने बड़े ही करेज से, बड़े ही हिम्मत से और माइटली, बड़े ही समझदारी से, स्मार्टली इस वर्ल्ड को ओवरटेक किया था. बट वी कुड नॉट टेक इट विद अस टू द ग्रेव. हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, सिर्फ किस लिए? इस इंडिया को, इस धरती को रूल करने के लिए, इस वर्ल्ड पे रूल करने के लिए. लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है हम में से जो उसे ग्रेव तक ले गया हो. ग्रेव मतलब अपने मुकबरे तक ले गया हो, अपने मरने तक ले गया हो. ऐसा तो कुछ भी नहीं, कोई भी चीज़ कोई नहीं लेके जाता. तो वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं. दीज वर्ड्स फ्रॉम द बाबरनामा टेल्स अस अबाउट द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर. बाबरनामा क्या है? बाबर ने अपनी वो लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तो उसमें उन्होंने ये चीज़ लिखी थी. वो बता रहे हैं कि यही हैं मुग़ल एम्पायर के फाउंडर. उन्होंने ही मुग़ल एम्पायर को इंट्रोड्यूस करा था एक तरीके से. व्हेन बाबर लॉस्ट हिज किंगडम ऑफ फरगाना टू वॉरिंग ट्राइब्स, ही लुक्ड टूवर्ड्स इंडिया टू कॉन्कर न्यू लैंड्स. जब उन्होंने, जहाँ पे वो पहले थे फरगाना में, वहाँ पे उन्होंने ट्राइब से अपनी किंगडम को लॉस्ट कर दिया था. फिर उन्होंने लुक फॉरवर्ड किया इंडिया को, इंडिया पे रूल करने के लिए. तो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया? एट दिस टाइम राणा संगा, द रूलर ऑफ मेवाड़, एंड दौलत खान लोधी, द गवर्नर ऑफ पंजाब, इन्वाइटेड बाबर. उन्होंने देखा ये जो है रूलर, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत करेज है, बहुत माइटी है, इसको बुलाओ, इसको इनवाइट करो, ये हमारी हेल्प करेगा इंडिया को रूल करने में. बाबर टू आउस्ट इब्राहिम लोदी फ्रॉम द थ्रोन ऑफ दिल्ली. आउस्ट मतलब बाहर निकाल देना. उन्होंने सोचा कि चलो बाबर को बुलाते हैं. इब्राहिम लोदी, इन्होंने सोचा, राणा संगा ने, मेवाड़ के जो थे
उस टाइम पे थे, और दौलत खान लोधी, उन्होंने सोचा चलो बाबर को बुलाते हैं इब्राहिम लोधी को बाहर निकालने के लिए। इन अप्रैल 1526 Ibrahim Lodi's huge but ill-disciplined army met Babur's small and well-trained army at Panipat. लोधी की जो आर्मी थी वो बहुत बड़ी थी लेकिन इनडिसिप्लिन थी, कोई सिस्टमैटिक चीज़ नहीं थी, उसमें पैटर्न नहीं था उसका। लेकिन बाबर की जो थी वेल ट्रेंड आर्मी थी पानीपत पे, छोटी थी, स्मॉल थी बट ट्रेंड थी। इब्राहिम्स आर्मी वॉज डिफीटेड एट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और पहली लड़ाई में ही फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ही लड़ाई गई। ऐसा होता है ना, जैसे आप मूवीज़ में भी हमने देखा, एक दिन लड़ने आते हैं फिर 2 दिन लड़ने आते हैं, लेकिन इन्होंने फर्स्ट बैटल, ये लोग जैसे ही तब मिले, फाइट करा इन्होंने, तभी इन्होंने उनको, बाबर के आर्मी ने पानीपत में उनको डिफीट कर दिया। आफ्टर कैप्चरिंग द थ्रोन ऑफ दिल्ली, बाबर हैड टू डील विद 2 पावरफुल एनिमीज़। अब जब दिल्ली पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, उनको अब किस से, जिन्होंने उनको बुलाया था उसी से ही उनको लड़ना पड़ा, राणा संगा से, वो राजपूत किंग थे मेवाड़ के, और अफगान चीफ बंगाल के नुसरत शाह से। He inflicted a crushing defeat on the Rajputs at the Battle of Khanua in 1527. Thereafter, Babur defeated the Afghans in the Battle of Ghagra in 1528. Thus, he quickly established his power from Delhi and Agra to Bihar. Babur laid the foundation of a vast and powerful Mughal empire and developed techniques of warfare. In 1530, he fell ill and passed away at the age of only 48. Humayun, the eldest among Babur's 4 sons, was proclaimed his successor. बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं उनके सबसे बड़ा बेटा था। जब उन्होंने वहाँ पे क्रशिंग डिफीट हुआ राजपूत से एट द बैटल ऑफ खनुआ इन 1527, बाबर ने डिफीट किया अफगान्स को इन द बैटल ऑफ घाघरा इन 1528 में। फिर ही क्विकली इस्टेब्लिश हिज पावर, उन्होंने दिल्ली और आगरा में अपनी पावर फैला दी, फाउंडेशन करा, पावरफुल मुगल एम्पायर का स्टैंड करा मुगल एम्पायर को, और अपने वॉरफेयर की टेक्निक से, क्योंकि उनकी वॉरफेयर की टेक्निक वैसे ही अच्छी थी, तभी उनकी स्मॉल आर्मी के बावजूद भी उन्होंने इब्राहिम लोधी की आर्मी को हरा दिया था पानीपत में। He fell ill and passed away at the age of 48. वो बीमार पड़ गए थे और 48 की एज में पास अवे ही एक्सपायर्ड एट द एज ऑफ 48। और उनका जो सबसे बड़ा सन है, एल्डेस्ट सन अमंग 4 सन्स, हुमायूं, हु वॉज प्रोक्लेम्ड एज हिज सक्सेसर, उनको उनकी थ्रोन मिल गई। और अब हम पढ़ेंगे कि हुमायूं ने कैसे कैसे सक्सीड किया। As the emperor, Humayun fought with Sher Shah Suri, the Afghan ruler of Bihar, and Bahadur Shah, the ruler of Gujarat. As the emperor जो king थे वो हुमायूं ने शेर शाह की सूरी के साथ फॉट किया, जो अफ़गान रूलर हैं बिहार के, एंड बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात। कहाँ के, बिहार के और गुजरात के जो दोनों रूलर हैं, शेर शाह सूरी एंड अफ़गान रूलर जो हैं बिहार के बहादुर शाह, उन्होंने कैसे किया। इन 1532 हुमायूं डिफीटेड शेर शाह, पहले उन्होंने 32 में हुमायूं ने शेर शाह को डिफीट किया एंड कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ चुनार। क्या किया, शेर शाह को डिफीट करके उन्होंने चुनार की फोर्ट को कैप्चर करा। 1534 में उन्होंने बहादुर शाह को अटैक किया और गुजरात और मालवा को कैप्चर कर लिया। ही हाउएवर फेल्ड टू कंसोलिडेट दीज न्यूली एक्वायर्ड रीजन, पूरी तरीके से उन्हें कंसोलिडेट नहीं कर पाए थे। शेर शाह अटैक्ड एंड डिफीटेड हुमायूं's आर्मी एट चौसा इन 1539। In 1540, Sher Shah dealt Humayun a decisive blow, defeating him in the Battle of Kannauj and annexing his empire. Annexing करना मतलब देखो, annexation का मीनिंग है। So now we'll read about Sher Shah Suri and the Sur Empire 1540 to 1545. Sher Shah was originally named Farid Khan. So शेर शाह का जो ओरिजिनल नेम था वो फरीद खान था।
His father Hasan Khan Suri was a जागीरदार at Sarsaram in बिहार. बिहार में वो जागीरदार थे, मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी उनके पास प्रॉपर्टी होती थी. ठीक है, उनके फादर का नाम था हसन खान सूरी. इन बिहार ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द सुर डायनेस्टी. उन्होंने ही जो है फाउंडेशन ले किया था सुर डायनेस्टी का. ही रेज्ड अ लार्ज आर्मी एंड ऑक्युपाइड द मॉडर्न डे स्टेट्स ऑफ बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. और उन्होंने काफ़ी लार्ज आर्मी जो है ऑक्युपाई करी थी. उनकी बहुत लार्ज आर्मी थी, उन्होंने रेज करी थी और मॉडर्न डे में ऑक्युपाइड द मॉडर्न डे स्टेट्स ऑफ बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के. हिज अचीवमेंट्स. अब नाउ वील रीड अबाउट हिज अचीवमेंट्स. अंडर शेर शाह द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 47 प्रोविंसेस. Under Sher Shah, the whole empire was divided into 47 provinces or sarkars or parganas or district. उसे बोलते थे. ठीक है. He duly supervised the recruitment of soldiers, maintained their descriptive roles and revived the practice of branding houses. ये हमें पता है ये किसने किया था. ये उन्होंने क्या करा, सुपरवाइज़ किया सोल्जर्स के रिक्रूटमेंट को, रिक्रूट करे सोल्जर्स बहुत से, अपनी आर्मी में करे सुपरवाइज़, मेंटेन देयर डिस्क्रिप्टिव रोल. उन्होंने ये प्रैक्टिस अपनाई थी ब्रांडेड हॉर्सेस को करने की, जिसको दाद बोला जाता था कि भाई वॉर में, बैटल्स में उनको पता होना चाहिए हमारे ब्रांड कौन से हैं हॉर्स के, हमारे कौन से हैं. शेर शाह ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन फॉर रुपया. उन्होंने सिल्वर कॉइन भी इंट्रोड्यूस करा. शेर शाह बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ एक्सीलेंट रोड्स सच एज ग्रैंड ट्रंक रोड विच कनेक्ट दिल्ली आगरा. ये सबको पता है ग्रैंड ट्रंक रोड है जो दिल्ली, आगरा, मुल्तान और सोनारगांव को बंगाल में, जब जिसे अब बांग्लादेश बोला जाता है, उसे कनेक्ट करती है. उन्होंने सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस करे जिसका नाम रुपया रखा. उनके सक्सेसर्स, हिज सक्सेसर्स. शेर शाह डाइड इन अ गन पावर एक्सप्लोजन ड्यूरिंग द सीज ऑफ कलिंजार फोर्ट इन बुंदेलखंड इन मे 1545. 1545 में एक गन पाउडर के एक्सप्लोजन से वो ख़त्म कर गए. जब ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन इस्लाम शाह. इस्लाम शाह जो हैं उन्होंने उनकी थ्रोन पे वो बैठे, उनके वो सक्सेसर थे. फॉलोइंग हिज डेथ इन 1553 हिज यंग सन फिरोज़, उनके छोटे बेटे फिरोज़ ने केम टू द सुर थ्रोन, वो थ्रोन पे आ गए. ही सून फीलिंग टू एन असैसिनेशन प्लॉट हैच्ड बाय हिज ओन मैटरनल अंकल. मैटरनल कौन होते हैं बेटा, जो मदर की साइड के जो अंकल होते हैं, मैटरनल अंकल, मामू जान जिन्हें आप लोग कहते हैं. तो उन्होंने क्या किया, असैसिनेशन प्लॉट उन्होंने किया, मतलब उनके मारने का एक प्लानिंग प्लॉटिंग करी और जल्द ही हु असेंडेड द थ्रोन एज मोहम्मद शाह आदिल. He was followed by Ibrahim Shah Suri and Sikandar Shah Suri in quick succession. It led to the process of disintegration of the vast Sur Empire. इतनी जल्दी सब होता रहा. उनके मैटरनल अंकल ने उनको प्लॉटिंग करी, उनको वहाँ से उठाने की. ठीक है. Who ascended the throne as मोहम्मद शाह आदिल. रिवाइवल ऑफ मुग़ल एम्पायर. कैसे मुग़ल एम्पायर कैसे आया, रिवाइवल कैसे हुआ. इन 1555 में हुमायूं डिफीटेड सिकंदर शाह सुर एंड कैप्चर्ड आगरा एंड दिल्ली एंड दस रीस्टैब्लिश मुग़ल एम्पायर आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 15 ईयर्स. यही आपको बताया था, ये पीछे भी इन्होंने दिया हुआ था टाइमलाइन में कि कुछ टाइम बीच में रुक गए थे और उसके बाद फिर से मुग़ल एम्पायर आया था. तो कैसे आया था मुग़ल एम्पायर, हुमायूं लाए थे जब उन्होंने सिकंदर शाह सूरी को डिफ़ीट किया था. ठीक है. उन्होंने फिर से अपना मुग़ल एम्पायर 15 ईयर्स बाद रीस्टैब्लिश करा, कैप्चर करके दिल्ली और आगरा को. ही डिड नॉट लिव लॉन्ग इनफ टू रिकवर द लॉस्ट टेरिटरीज़. उन्होंने इतना नहीं वो जी पाए कि वो अपनी लॉस्ट टेरिटरीज़ को भी बचा सके. ही डाइड एज अ रिज़ल्ट ऑफ फेटल फॉल फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी इन दिल्ली. दिल्ली में एकदम से वो अपनी सीढ़ियों से गिर गए थे अपनी लाइब्रेरी की और फिर वो मर गए थे. एक बार फिर से क्विक रिव्यू ले लेते हैं
फाउंडेशन ऑफ द मुग़ल एम्पायर कैसे आया? बाबर आए, फिर आगे से उनके बेटे आए, फिर उसके बाद क्या हुआ? इब्राहिम लोदी बहुत अच्छे नहीं थे, उनको किसको बुलाया गया? बाबर को बुलाया गया बैटल में, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में उन्होंने उनको बाबर ने फर्स्ट पानीपत ऑफ उसमें इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। फिर उन्होंने दिल्ली की थ्रोन जो है कैप्चर कर ली थी। उन्हें 2 पावरफुल एनिमीज से अपने लड़ना पड़ा, राणा संगा और राजपूत किंग ऑफ मेवाड़ एंड द अफगान चीफ ऑफ बंगाल नुसरत शाह। उसके बाद हुमायूं आए। हुमायूं 1530 से 1540 तक रहे। उन्होंने क्या किया? शेर शाह सूरी को, जो अफ़गान बिहार का रूलर है और बादशाह रूलर ऑफ गुजरात है, उनको डिफीट करा शेर शाह एंड कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ चुन्नार। वो चुन्नार तक पहुँचे 1532 में। फिर उसके बाद यहाँ पे शेर शाह सूरी और वहाँ पे उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा करा 45 तक। शेर शाह का नाम ओरिजिनली होता था फरीद खान। हिज फादर वॉज हसन खान। वो जागीरदार थे बिहार में, और उन्होंने ही सूरी डायनेस्टी का फाउंडेशन ले किया था। उन्होंने बहुत बड़ी आर्मी थी उनकी, और उन्होंने बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल की स्टेट्स को ऑक्यूपाई किया था। उनके क्या अचीवमेंट्स थे? उन्होंने एक तो सिल्वर कॉइन्स कॉल्ड रुपया, उन्होंने वो इंट्रोड्यूस किए थे। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स किया था। एक डिस्क्रिप्टिव रोल, उन्होंने एक प्रैक्टिस शुरू करी थी जिसे दाग बोलते हैं। दैट प्रैक्टिस वाज डन नोन एज ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। दोज हॉर्सेस इट वाज डन इसलिए करी जाती थी कि हम आर्मी में बता सकें कि हमारे कौन क्या हैं, हमारे हॉर्सेस कौन से हैं। उन्होंने रोड भी बनाई सच एज ग्रैंड ट्रंक रोड, जो दिल्ली, आगरा और मुल्तान और बांग्लादेश को कनेक्ट करती है। वो पहले सोनारगांव होता था बंगाल में, जो अब बांग्लादेश में आता है। फिर उनके सक्सेसर कौन थे? एक गन पाउडर एक्सप्लोजन में शेर शाह मर गए थे, और ही डाइड देयर इन अ गन पाउडर एक्सप्लोजन इन कनिन जार फोर्ट इन बुंदेलखंड. After that, he was succeeded by his son Islam Shah. Then he was succeeded by his son Islam Shah, and after his death 1553, his young son Firoz came to the सूरी throne. ओके, वो छोटे बेटे जो हैं उनके थ्रोन पे आ गए. उनको भी उनके अंकल, मैटरनल अंकल, उनके मामू ने जल्द ही थ्रोन से निकाल दिया था. He was followed by Ibrahim Shah Suri and Sikandar Shah Suri in quick succession. It is led to the procession of disintegration to the vast सूरी एम्पायर. जब आपस में ही लड़ाई झगड़े हुए तो ये बड़ा ही डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड मतलब होता है बहुत रिस्पेक्टेड, तो ये रिस्पेक्ट की बात नहीं थी. सूरी एम्पायर में बहुत ही डिसइंटीग्रेशन हुआ. रिवाइवल ऑफ द मुग़ल एम्पायर. अब मुग़ल एम्पायर फिर से आया जब हुमायूं आए. He defeated Sikandar Shah Suri and captured the forts of Delhi and Agra. He re-established the Mughal Empire after long 15 years of interval. He did not live long to recover the lost territories. जो territories उन्होंने उस समय पे खोई थी तो वो उसे recover नहीं कर पाए. वो अपने दिल्ली की लाइब्रेरी से दिल्ली में अपनी लाइब्रेरी की स्टेयर्स से गिर गए थे, फॉल हो गए थे. ठीक है. उसके बाद अकबर आए. हुमायूं सन अकबर वॉज क्राउंड द एम्परर एट द एज ऑफ 13. वो बहुत छोटी उम्र में ही उनको एम्परर बना दिया था. एंड बैराम खान अ ट्रस्टेड ऑफिसर ऑफ हुमायूं, जो ट्रस्टेड ऑफिसर है हुमायूं का, बिकेम हिज रीजेंट. हेमू द जनरल ऑफ Mahmud Adil Shah of the Suri dynasty had captured Agra after Humayun's death. एक ट्रस्टेड ऑफिसर थे जो हुमायूं के, वो उनके रीजेंट बन गए बैराम खान. हेमू जो जनरल थे महमूद अली शाह के, सूरी डायनेस्टी के जो जनरल थे उनके, द जनरल ऑफ महमूद आदिल शाह, हेमू द जनरल ऑफ महमूद आदिल शाह ऑफ द सूरी डायनेस्टी हैड कैप्चर्ड आगरा आफ्टर हुमायूंस डेथ. हुमायूंस डेथ के बाद उन्होंने सूरी डायनेस्टी का जो है आगरा जो है कैप्चर कर लिया था. बैराम खान लेड टू मुगल आर्मी इन द स्कूल बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट हेमू. अब बैराम खान जो उनके रीजेंट थे
अकबर के उन्होंने क्या करा, उन्होंने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमू के खिलाफ जंग लड़ी। द मुगल आर्मी एमर्ज विक्टोरियस एंड रिकैप्चर्ड आगरा, फिर से उन्होंने आगरा को कैप्चर कर लिया। सून आफ्टर अकबर एंडेड बैराम खान रिजेंसी एंड टुक कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, अब अकबर ने क्या करा, बैराम की रिजेंसी को एंड कर दिया और पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट पे ले लिया। अकबर एक्सटेंडेड हिज एम्पायर इन अ फॉलोइंग वेज, उन्होंने क्या क्या करा, थ्रू डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट, थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद राजपूत प्रिंसेस, उन्होंने अकबर क्या करा, डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट करे अकबर ने, ठीक है, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस मतलब उनके घरों में से जो राजपूताइन प्रिंसेस थी उनसे उन्होंने मैरिज कर ली, और भी उनके जो भी उनके उस टाइम एम्पायर में थे शादी कर ली और उनसे अच्छे संबंध बना लिए। ऑब्वियसली व्हेन समबडी विल मैरी अ मैन फ्रॉम द राजपूत they will give them respect, and so they couldn't do anything with the Akbar. Good to know, Rana Pratap, son of Rana Uday Singh, refused to accept Mughal sovereignty, means उन्होंने उनका रूल, उनका किंगडम, उनका जो गवर्नमेंट है वो राणा प्रताप ने, सन ऑफ राणा उदय सिंह जो हैं, उन्होंने मना कर दिया एक्सेप्ट करने से। ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट against the Mughal forces in the Battle of Haldi Ghati in 1576. He was defeated and took shelter in the Aravalis. उन्होंने अरावली में उन्होंने क्या करा, अपना एक ब्रेक फ्रंट रखा मुग़ल के अगेंस्ट, लेकिन फिर वो डिफीट हो गए थे एंड टुक शेल्टर इन द अरावलीज, और अरावलीज में उन्होंने शेल्टर ले ली थी। The Rana continued to resist the Mughals and was able to recapture large part of his kingdom. The Rana continued to resist the Mughals and was able to recapture large parts of his kingdom. The Rana continued to resist the Mughals and was able to recapture large parts of his kingdom. राणा ने कंटिन्यू रखा, मुगल्स को रेजिस्ट किया जैसे तैसे और वापस अपना रिकैप्चर किया अपने किंगडम को। नाउ वील रीड अबाउट राजपूत पॉलिसी। अकबर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप एंड मैट्रिमोनियल अलायंस विद राजपूत चीफ्स। मोस्ट ऑफ द राजपूत चीफ्स एक्सपेक्टेड अकबर्स suzerainty. However, some Rajput chiefs looked upon Akbar with suspicion and refused to yield to him or accept his suzerainty. उसका मतलब, इनका मतलब क्या है, अकबर ने क्या फ्रेंडशिप और मैट्रिमोनियल अलायंस, मतलब भाई इधर की ब्राइड्स हो गई और उधर के ग्रूम्स हो गए, या उधर के ग्रूम्स हो गए और इधर की ब्राइड्स हो गई, उन्होंने ये अपनाना चाहा और उन्होंने क्या करा, मोस्ट ऑफ द राजपूत चीफ्स एक्सेप्टेड अकबर्स suzerainty. Suzerainty क्या होता है, अ सिचुएशन इन विच अ पावरफुल रीजन और पीपल कंट्रोल द फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ अ ट्रिब्यूटरी वासल स्टेट। वहाँ पे क्या होता है, उस सिचुएशन में पावरफुल रीजन होता है और सिचुएशन होती है, या फिर जहाँ पे पावरफुल रीजन होता है या पीपल जो होता है, पावरफुल पीपल जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं फॉरेन पॉलिसी को, और इंटरनेशनल रिलेशनशिप होते हैं उनके वासल स्टेट में, मींस बहुत बड़े अच्छे लार्ज स्केल पे। तो राजपूत चीफ्स ने ऐसा किया, उनकी मोस्ट ऑफ द राजपूत चीफ्स एक्सेप्टेड अकबर सुज़राइनिटी करा। However, some Rajput chiefs looked upon Akbar with suspicion and refused to yield to him to accept his, लेकिन कुछ राजपूत किंग्स ने एक्सेप्ट करने से ये चीज़ मना कर दिया। द रूलर ऑफ मेवाड़ राणा उदय सिंह वॉज वन सच चीफ, और उनमें से कौन था जिन्होंने मना कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था, उनमें से एक थे मेवाड़ के रूलर हुज नेम वॉज राणा उदय सिंह। इन 1567 Akbar defeated Mewar and captured his capital Chittor in spite of the brave resistance put up by Rana Uday Singh. राणा उदय सिंह ने अपने टाइम में बहुत ब्रेव रेजिस्टेंस करा, बहुत उन्होंने जो उनका कन्फ्रंट करना होता है बहुत करा, लेकिन उनके ब्रेव कन्फ्रंट के बाद भी, रेजिस्टेंस के बाद भी अकबर ने मेवाड़ को डिफ़ीट करा और उसका कैपिटल चित्तौड़ जो है उसको
कैप्चर करने में वो सक्सेसफुल रहे। टेरिटोरियल एक्सपेंशन कैसे हुआ टेरिटरी का? आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, अकबर सेंट हिज ऑफिशियल टू परसू द रूलर्स ऑफ अहमदनगर। जब नॉर्थ इंडिया की तरफ उन्होंने अपना कैप्चर ख़त्म कर लिया, कंसोलिडेट कर लिया, अब उन्होंने अपने ऑफिशियल्स कहाँ भेजे, कहाँ शुरू करे भेजने? अहमदनगर में। बीजापुर एंड गोलकोंडा टू एक्सेप्ट हिम एज देयर सुजेरन। सुजेरन मतलब अपना किंग मानो, मुझे अपना राजा मानो। उनको भेजा कि मैं वहाँ पे एक्सेप्ट करें कि मैं वहाँ क्या बनना चाहता हूँ, मैं वहाँ का राजा बनना चाहता हूँ और मुझे आप माने, मुझे अपना किंग, पावरफुल किंग माने, सब मेरे अंडर आ जाए। बट दे रिफ्यूज, बट उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। देन दे वेग्ड वॉर अगेंस्ट चांद बीबी द क्वीन ऑफ अहमदनगर। उन्होंने फिर क्या करा? जो अहमदनगर की क्वीन है, बीबी जो है चांद बीबी, उनके खिलाफ वॉर किया। हु वॉज डिफीटेड, जो हार गई। इन 1596 बेरार वॉज एनेक्स्ड। In 1601 खंदेश was also annexed to the मुग़ल एम्पायर। पहले बेरार उनके पास आया, फिर खंदेश भी मुग़ल एम्पायर का हो गया। ड्यूरिंग अकबर्स टाइम बंगाल was rich and fertile province having trade relations with South Asia and China। अकबर के टाइम पे, जब अकबर रूल कर रहे थे, बंगाल ऐसी एक सिटी थी जहाँ पे बहुत रिच और फर्टाइल प्रोविंस होता था, ट्रेड रिलेशनशिप साउथ एशिया और चाइना के साथ। In 1574 to 76, अकबर डिसाइडेड टू अंडरटेक अ मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट बंगाल। और उन 2 सालों में उन्होंने क्या सोचा, 74 से लेकर 76 में, कि उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक मिलिट्री कैंपेन बंगाल की अगेंस्ट में चलाऊँगा। सून आफ्टरवर्ड्स इन द नॉर्थ वेस्ट अकबर कॉन्कर्ड कश्मीर इन 1586। और सून आफ्टर नॉर्थ वेस्ट में अकबर ने क्या, कश्मीर भी कॉन्कर कर लिया था। खानदार एंड काबुल इन 1587। नेक्स्ट ईयर खंदाहर और काबुल को भी कॉन्कर कर लिया। एंड सिंध इन 1590। अकबर्स एम्पायर इन 1601। ये सब लाइंस आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, बिकॉज इसमें सारी जो है, आप एक तरीके से कह सकते हो, जो भी अकबर की बारे में है, उन्होंने कैसे कैसे अपने अचीवमेंट्स जो हैं वो उसमें लिखी हुई हैं, क्या क्या उन्होंने कैसे अचीव करा, कौन से पीरियड में। ठीक है। अकबर्स एम्पायर 1601 एक्सटेंडेड फ्रॉम हिंदकुश इन द नॉर्थ वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट एंड फ्रॉम हिमालयज इन द नॉर्थ टू गोदावरी इन द साउथ। प्लीज़ अंडरलाइन दिस। Akbar died in 1605. His mausoleum is situated in सिकंदरकला near आगरा। कहाँ है अकबर का मौसोलियम? मीन्स उनको कहाँ दफनाया गया है? सिकंदरदारा में, आगरा के पास। कल्चरल कंट्रीब्यूशन। अकबर वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट। अब कल्चर में उनका क्या रोल था, कैसे उनका क्या वो था, वो देखते हैं। अकबर बहुत ग्रेट पैटर्न थे। ही वॉज अ ग्रेट लर्नर एंड वॉज वेरी fond of art, learning and literature. His court was adorned by 9 gems. Please underline them. Abul Fazl, Faizi, Abdur, Rahim Khan, Khana, Todarmal, Mansingh, Birbal, Tansel, Hammam and Mulado Piazza. So, Faizi was a poet who translated the Ramayana and Mahabharata into Persian. तो फैज़ी एक पोएट थे जिन्होंने रामायण और महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। बीरबल्स विक्टिज्म हैज़ बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियन फोल्कलोर विच वाइल तानसेन द ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ दैट पीरियड, तानसेन जो थे उस पीरियड के ग्रेटेस्ट सिंगर थे, एनरिच हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक विद कॉम्पोजिशन ऑफ न्यू हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूज़िक विद कॉम्पोजिशन ऑफ न्यू रागाज सच एज द राग दरबारी इन अकबर्स ऑनर। तानसेन जो ग्रेट सिंगर थे, उन्होंने उस पीरियड में एनरिच करा था हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को, और उन्होंने कई न्यू राग कंपोज करे थे, जैसे राग दरबारी अकबर्स के ऑनर। अब पेंटिंग पे आते हैं। ड्यूरिंग अकबर्स टाइम द पेंटिंग रिसीव्ड रॉयल पैटर्नेज। उस टाइम पे, अकबर के टाइम पे पेंटिंग्स
गॉट रॉयल पैट्रनेज मतलब बहुत ही उनको वाहवाही मिली. A number of royal karkhanas or painting studios were set up for artists for various parts of the country to gather and work together. Two painters. The Rana continued to resist the Mughals and was able to recapture large parts of its kingdom. राणा ने कंटिन्यू रखा, मुगल्स को रेजिस्ट किया जैसे तैसे और वापस अपना रिकैप्चर किया अपने किंगडम को. नाउ वील रीड अबाउट राजपूत पॉलिसी. Akbar followed the policy of friendship and matrimonial alliance with Rajput chiefs. Most of the Rajput chiefs expected Akbar's suzerainty. However, some Rajput chiefs looked upon Akbar with suspicion and refused to yield to him or accept his suzerainty. उसका मतलब, इनका मतलब क्या है, अकबर ने क्या फ्रेंडशिप और मैट्रिमोनियल अलाइंस मतलब भाई इधर की ब्राइड्स हो गई और उधर के ग्रूम्स हो गए, या उधर के ग्रूम्स हो गए और इधर की ब्राइड्स हो गई, उन्होंने ये अपनाना चाहा. और उन्होंने क्या करा, मोस्ट ऑफ द राजपूत चीफ्स एक्सेप्टेड अकबर्स suzerainty. Suzerainty क्या होता है, अ सिचुएशन इन विच अ पावरफुल रीजन और पीपल कंट्रोल द फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ अ ट्रिब्यूटरी वासल स्टेट. वहाँ पे क्या होता है, उस सिचुएशन में पावरफुल रीजन होता है और सिचुएशन होती है, या फिर जहाँ पे पावरफुल रीजन होता है या पीपल जो होता है, पावरफुल पीपल जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं फॉरेन पॉलिसी को, और इंटरनेशनल रिलेशनशिप होते हैं उनके वासल स्टेट में, मींस बहुत बड़े अच्छे लार्ज स्केल पे. तो राजपूत चीफ्स ने ऐसा किया, उनकी मोस्ट ऑफ द राजपूत चीफ्स एक्सेप्टेड अकबर सुजैनिटी करा. However, some Rajput chiefs looked upon Akbar with suspicion and refused to yield to him to accept his. लेकिन कुछ राजपूत किंग्स ने एक्सेप्ट करने से ये चीज़ मना कर दिया. द रूलर ऑफ मेवाड़ राणा उदय सिंह वॉज वन सच चीफ. और उनमें से कौन था जिन्होंने मना कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था, उनमें से एक थे मेवाड़ के रूलर हुज नेम वॉज राणा उदय सिंह. इन 1567 Akbar defeated Mewar and captured his capital Chittor in spite of the brave resistance put up by Rana Uday Singh. Rana Uday Singh ने अपने टाइम में बहुत ब्रेव रेजिस्टेंस करा, बहुत उन्होंने जो उनका कन्फ्रंट करना होता है बहुत करा, लेकिन उनके ब्रेव कन्फ्रंट के बाद भी, रेजिस्टेंस के बाद भी अकबर ने मेवाड़ को डिफीट करा और उसका कैपिटल चित्तौड़ जो है उसको कैप्चर करने में वो सक्सेसफुल रहे. टेरिटोरियल एक्सपेंशन कैसे हुआ टेरिटरी का? आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, अकबर सेंट हिज ऑफिशियल टू परस्यू द रूलर्स ऑफ अहमदनगर. जब नॉर्थ इंडिया की तरफ उन्होंने अपना कैप्चर ख़त्म कर लिया, कंसोलिडेट कर लिया, अब उन्होंने अपने ऑफिशियल्स कहाँ भेजे, कहाँ शुरू करे भेजने? अहमदनगर में. बीजापुर एंड गोलकोंडा टू एक्सेप्ट हिम एज देयर सुजेरन. सुजेरन मतलब अपना किंग मानो, मुझे अपना राजा मानो. उनको भेजा कि मैं वहाँ पे एक्सेप्ट करें कि मैं वहाँ क्या बनना चाहता हूँ, मैं वहाँ का राजा बनना चाहता हूँ और मुझे आप माने, मुझे अपना किंग, पावरफुल किंग माने, सब मेरे अंडर आ जाए. बट दे रिफ्यूज, बट उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया. देन दे वेग्ड वॉर अगेंस्ट चांद बीबी द क्वीन ऑफ अहमदनगर. उन्होंने फिर क्या करा, जो अहमदनगर की क्वीन है, बीबी जो है चांद बीबी, उनके खिलाफ वॉर किया. हु वॉज डिफीटेड, जो हार गई. इन 1596 बेरार वॉज एनेक्स्ड. In 1601 खंदेश was also annexed to the मुग़ल एम्पायर. पहले बेरार उनके पास आया, फिर खंदेश भी मुग़ल एम्पायर का हो गया. ड्यूरिंग अकबर्स टाइम बंगाल was rich and fertile province having trade relations with South Asia and China. अकबर के टाइम पे जब अकबर रूल कर रहे थे, बंगाल ऐसी एक सिटी थी जहाँ पे बहुत रिच और फर्टाइल प्रोविंस होता था, ट्रेड रिलेशनशिप साउथ एशिया और चाइना के साथ. In 1574 to 76, Akbar decided to undertake a military campaign against Bengal.
और उन 2 सालों में उन्होंने क्या सोचा, 74 से लेकर 76 में, कि उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक मिलिट्री कैंपेन बंगाल की अगेंस्ट में चलाऊँगा। सून आफ्टरवर्ड्स इन द नॉर्थ वेस्ट अकबर कॉन्कर्ड कश्मीर इन 1586, और सून आफ्टर नॉर्थ वेस्ट में अकबर ने क्या, कश्मीर भी कॉन्कर कर लिया था। खानदार एंड काबुल इन 1587, नेक्स्ट ईयर खंडाहर और काबुल को भी कॉन्कर कर लिया। एंड सिंध इन 1590, अकबर्स एम्पायर इन 1601। ये सब लाइंस आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, बिकॉज इसमें सारी जो है आप एक तरीके से कह सकते हो जो भी अकबर की बारे में है, उन्होंने कैसे कैसे अपने अचीवमेंट्स जो हैं वो उसमें लिखी हुई हैं, क्या क्या उन्होंने कैसे अचीव करा कौन से पीरियड में। ठीक है, अकबर्स एम्पायर 1601 एक्सटेंडेड फ्रॉम हिंदकुश इन द नॉर्थ वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट एंड फ्रॉम हिमालयज इन द नॉर्थ टू गोदावरी इन द साउथ। प्लीज अंडरलाइन दिस। Akbar died in 1605. His mausoleum is situated in Sikandarkara near Agra. कहाँ है अकबर का मौसोलियम? मीन्स उनको कहाँ दफनाया गया है? सिकंदरदारा में, आगरा के पास। कल्चरल कंट्रीब्यूशन, अकबर वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट। अब कल्चर में उनका क्या रोल था, कैसे उनका क्या वो था, वो देखते हैं। अकबर बहुत ग्रेट पैटर्न थे। ही वॉज अ ग्रेट लर्नर एंड वॉज वेरी fond of art, learning and literature. His court was adorned by 9 gems. Please underline them. Abul Fazl, Faizi, Abdur, Rahim Khan, Khana, Todarmal, Mansingh, Birbal, Tansel, Hamam and Mulado Piazza. So, Faizi was a poet who translated the Ramayana and Mahabharata into Persian. तो फैज़ी एक पोएट थे जिन्होंने रामायण और महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। बीरबल्स विक्टिज्म हैज़ बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियन फोल्कलोर विच वाइल तानसेन द ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ दैट पीरियड, तानसेन जो थे उस पीरियड के ग्रेटेस्ट सिंगर थे, एनरिच हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक विद कॉम्पोजिशन ऑफ न्यू हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूज़िक विद कॉम्पोजिशन ऑफ न्यू रागाज सच एज द राग दरबारी इन अकबर्स ऑनर। तानसेन जो ग्रेट सिंगर थे उन्होंने उस पीरियड में एनरिच करा था हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को, और उन्होंने कई न्यू राग कंपोज करे थे, जैसे राग दरबारी अकबर्स के ऑनर। अब पेंटिंग पे आते हैं। ड्यूरिंग अकबर्स टाइम द पेंटिंग रिसीव्ड रॉयल पैट्रनेज। उस टाइम पे अकबर के टाइम पेंटिंग्स, उस टाइम पे अकबर के टाइम पे हमें पता है अकबर जो थे बहुत ही रॉयल तरीके से अपनी लाइफ उन्होंने स्पेंड करी है, बहुत ही रॉयल पैट्रोनेज था। ठीक है, तो अब उनकी पेंटिंग के बारे में बात करेंगे। ड्यूरिंग अकबर्स टाइम द आर्ट ऑफ पेंटिंग रिसीव्ड रॉयल पैट्रोनेज। अ नंबर ऑफ रॉयल कारखानाज और पेंटिंग स्टूडियोज़ वर सेटअप। बहुत ही रॉयल तरीके से उनका पैट्रोनेज, उनका रहन सहन था, और बड़े ही रॉयल कारखाना किसे कहते हैं? स्मॉल फैक्ट्रीज या फिर पेंटिंग स्टूडियोज़ हम उन्हें कह सकते हैं। बहुत ही उस टाइम पे सेटअप हुए थे फॉर आर्टिस्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू गैदर एंड वर्क टुगेदर। क्या करने के लिए? इकट्ठे काम करने के लिए और सुंदर पेंटिंग्स बनाने के लिए। ये देखिए एक पेंटिंग ऐसी शो भी कर रखी है पिक्चर में, अ पेंटिंग शोइंग द बर्थ ऑफ अकबर सन 1569 का। ठीक है, किसका सन है? अकबर के सन कौन थे? हु वाज अकबर सन? बीरबल थे कि नहीं? ठीक है, तो आर्किटेक्चर में अब उनका क्या, टू पेंटर्स ऑफ फेम इन द कोर्ट ऑफ अकबर बर बसावन और दसवंत, जो बहुत फेमस कोर्ट में उनकी कौन थे? एक तो 9 जेम्स थे, हमने पहले भी पढ़ा 9 जेम्स थे उनके यहाँ। ठीक है, कोई तानसेन था, कोई म्यूज़िक में अच्छा था, एक बीरबल था, एक जो उनके बाकी जस्टिस और ये सब चीज़ें लेता था, और कौन था? अबुल फजल था, फैज़ी था। ठीक है, रहीम खान ए खाना, तुदरमल था। ठीक है, तो ये सब उनके कौन थे? 9 जेम्स थे उनके कोर्ट के। रॉयल पैट्रोनेज थी उस टाइम पे, हर चीज़ उनको बहुत ही रॉयल तरीके से चाहिए होती थी।
तो ऐसे ही वहाँ पे 2 फेमस पेंटर्स भी थे जिनका नाम था बसावन और दसवंत। अब आर्किटेक्चर की बात करते हैं। इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन उनका क्या था, जो फतेहपुर सिकरी में न्यू कैपिटल उन्होंने बनाई वॉज अ बिल्डिंग ऑफ अ न्यू कैपिटल एट फतेहपुर सिकरी। ठीक है, एक बिल्डिंग बनाई थी उन्होंने कैपिटल में फतेहपुर सिकरी में, जो आगरा से 36 किलोमीटर्स अवे था। द लोकेशन वॉज चूजन क्योंकि वो किसकी बर्थ प्लेस थी, सूफी सेंट सलीम चिश्ती। कौन थे उनके बेटे, अकबर के बेटे कौन थे, सलीम थे ना। तो उनकी वहाँ पे वो क्यों बनाया था, क्योंकि उनकी बर्थ प्लेस क्या थी, सूफी सेंट थे सलीम चिश्ती, उनकी बर्थ प्लेस थी। ठीक है, तो लोकेशन इसलिए रखी गई थी और इन्हीं के नाम पे उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा था। ठीक है, सलीम, प्रिंस सलीम रखा था। अब रिलीजियस पॉलिसी क्या थी, सेक्युलर आउटलुक एंड टॉलरेंट पॉलिसीज़ ऑफ अकबर व वेरी वेल नोन। उनकी सेक्युलर अप्रोच थी, who invite scholar from religious belief and hold discussions with them in इबादत खाना। इबादत खाना जहाँ पे प्रेयर करी जाती है, पूजा करी जाती है, प्रार्थना करी जाती है, नमाज पढ़ी जाती है, इबादत खाना, हाउस ऑफ वर्शिप। ही अबॉलिश द जजीहा पिलग्रिम टैक्स, प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिबली कन्वर्टिंग प्रिजनर्स ऑफ वॉर टू इस्लाम। अब इन्होंने अबॉलिश कर दी थी जजीहा, जो एक पैसे दिए जाते थे, टैक्स दिया जाता था, वो उन्होंने मना कर दिया, अननेसेसरी नहीं देना है। क्या करा, पिलग्रिम टैक्स जो था जी, जो नॉन मुस्लिम लोग पे करते थे जजिया, उन्होंने मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है पे करने की, अबॉलिश कर दिया उन्होंने। जो पिलग्रिम टैक्स होता था वो उन्होंने मना कर दिया। और जो प्रिजनर को स्पेशली वॉर के टाइम पे प्रिजनर्स हम प्रिजन में डालते थे, उनको स्पेशली इस्लाम में कन्वर्ट कराना, भाई उसमें हिंदू भी होते होंगे, तो उनको क्या करते थे, कुछ रूलर्स जो पहले इनसे रूलर्स आए अकबर से पहले, उन्होंने ज़बरदस्ती उनको कहा कि तुम इस्लाम कबूल करो। तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, उनको जो मतलब, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म को बहुत ही उनको एक रिस्पेक्ट दी थी, इसीलिए राजपूत विमेन को भी एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने जगह दी और रिस्पेक्ट दी, और यही इन्होंने आगे अपनाया। इससे वो लोग भी उनकी तरफ हो गए, राजपूत भी हो गए, कितने हिंदू भी हो गए, तो अच्छी बात भी थी। अब चाहे इसे पॉलिटिकली ले लें आप या फिर उनका दिल कह लीजिए, ठीक है, इनकी यही रिलीजियस पॉलिसी रही। ही डेवलप्ड द पॉलिसी ऑफ सुलह ए खुल मीनिंग यूनिवर्सल पीस। उन्होंने कहा भाई चारों तरफ शांति होनी चाहिए, कोई लड़ाई झगड़े ना हो। 82 में ही प्रोम्युलेटेड अ न्यू रिलीजियस ऑर्डर कॉल्ड द तौहीद ए इलाही और डिवाइन फेथ, मतलब ऊपर वाले पे विश्वास रखो, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो रिफर्ड टू एज दीन ए इलाही। बोलते हैं ना, ये दीन ए इलाही किसे बोलते हैं, ऊपर वाले को तो बोलते हैं दीन ए इलाही, ऐसा कर दो वैसा, तो वो डिवाइन फेथ, ऊपर वाले की ही बात करी उन्होंने। और डिवाइन मोनोथीज्म, इट इंक्लूड गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स। वो कहते हैं सब रिलीजन में जो जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो उसी में है, क्योंकि भगवान कहते हैं ना गॉड इज़ वन, तो वो यही मानते थे भगवान एक है, यूनिवर्सल पीस रखो, हर धर्म में से अच्छे पॉइंट्स उठाओ और उन्हें अपनाओ। इट इंक्लूडेड गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल रिलीजन, इट वॉज नॉट मैंडेटरी फॉर हिज एसोसिएट्स और सब्जेक्ट्स टू फॉलो इट। और किसी के लिए वो उन्होंने ज़रूरी भी नहीं किया था, ठीक है, अगर तुम हिंदू धर्म नहीं मानना चाहते मत मानो, तुम मुस्लिम धर्म नहीं मानना चाहते मत मानो, लेकिन अगर तुम किसी धर्म में से अच्छा सीखना चाहते हो तो सीखो, ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, बस। फिर क्या हो गए, जहांगीर आ गए। जहांगीर कौन है, प्रिंस सलीम की बात हो रही है। इनके फादर कौन थे, अकबर थे। अकबर इन 1605 पे, फॉलोइंग द डेथ ऑफ हिज इलस्ट्रियस फादर अकबर इन 1605, प्रिंस सलीम, किसके बाद इनका नाम रखा गया था, ग्रेट सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती, जिनका जहांगीर रखा गया था, बता रही हूँ। सक्सीडेड द थ्रोन विद द टाइटल ऑफ जहांगीर, मतलब कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को जीतने वाला, कॉन्कर करने वाला। ही इनहेरिटेड वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस किंगडम्स इन द वर्ल्ड। उसने किसे इनहेरिट करा था, सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस मतलब ही कंटिन्यूड हिज फादर्स पॉलिसी विनिंग ओवर राजपूत्स। उन्होंने भी यही करा, उन्होंने कहा जैसे मेरे फादर ने किया था, मैंने भी सबका दिल जीतना है, फ्रेंडशिप से, मैट्रिमोनियल अलाइंसेस से। और उनकी जस्टिस तरीका, उनका जस्टिस देने का बहुत अच्छा था, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस था। जस्टिस मतलब इंसाफ देने का तरीका बहुत ही
अच्छा था उनका, नेक इरादों से देते थे वो, नेक थे उनके इरादे, स्ट्रॉन्ग सेंस था। ठीक है, चैलेंजेस बिफोर जो ये है, चैलेंजेस बिफोर जहांगीर के आगे क्या आए थे कि उन्हें रिवोल्ट करना पड़ा प्रिंस खुसराव से इन अलायंस विद राजा मान सिंह एट लाहौर, strained relationship with the Sikh because Guru Arjan Dev was executed for supporting Prince Khusrau in rebellion, loss of Kandhar to the Persians, bid for independence by Ahmednagar in the Deccan. नूरजहाँ कौन थे? एम्परर जहांगीर मतलब प्रिंस सलीम ने किससे शादी करी थी? मेहरुनिसा उनका नाम था, मिर्ज़ा गालिब बेग की वो डॉटर थी। हु वॉज अ नोबल इन अकबर्स कोर्ट, वो एक नोबल थे, जो वो 40 नोबल्स का वो होता है, मतलब एक अच्छी पोस्ट पे थे, अकबर कोर्ट में थे। एंड गेव हर द टाइटल नूरजहाँ, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वो इतनी सुंदर थी, उनका नाम ही नूरजहाँ रख दिया था। मतलब नूरजहाँ मतलब लाइट ऑफ द, नूर मतलब खूबसूरती, जहाँ मतलब वर्ल्ड, तो खूबसूरती, जहाँ की सबसे सुंदर खूबसूरती, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। एम्परर जहांगीर कन्फर्ड अपॉन नूरजहाँ द स्टेटस ऑफ बादशाह बेगम, और उनको बादशाह बेगम का उनको एक एम्परर जहाँ ने सलीम ने क्या कर दिया था, उनको वो दे दिया था। नूरजहाँ's position can be gauged from the fact that her name appeared on all फरमान्स along with the imperial signature and coins was stuck in her name। इतनी उन्होंने उनको जगह दे दी कि जो भी कोई फरमान जाता था उनके इंपीरियल सिग्नेचर होते थे, और हर कॉइन क्या होता था, उनके नेम से स्टक किया जाता था, हर जगह उनका नाम था कॉइन्स पे। जहांगीर कब ख़त्म हो गए? डाइड इन 1627 एंड वॉज सक्सीडेड बाय शाहजहाँ। शाहजहाँ ने क्या बनाया है? और उनकी वाइफ कौन है? मुमताज़ महल। ठीक है, शाहजहाँ आए, अकबर के बेटे सलीम, सलीम के बेटे शाहजहाँ। आफ्टर जहांगीर्स डेथ नूरजहाँ रिटायर्ड फ्रॉम द कोर्ट एंड डाइड इन 45। कुछ सालों बाद वो वहाँ से रिटायर हो गई और वो भी ख़त्म हो गई। तो जहांगीर मतलब सलीम और किसके बेटे? नूरजहाँ के बेटे कौन थे? शाहजहाँ। रिलेशंस विद यूरोपियंस, अब यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट में आप लोग समझ लीजिए। जहांगीर के पोर्चुगीज़ के साथ शुरुआत में बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप थे, लेकिन पॉलिसी ऑफ पायरेसी, पायरेसी मतलब झूठ बोलना, एक पायरेट कर देना मतलब अपनी बातें खोल देना, उन्होंने क्या रिजल्ट कर दिया? विड्रॉ ऑफ कंसेशन ग्रांटेड टू देम इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी। द इंग्लिश रूलर जेम्स वन ने क्या करे? 2 एम्बेसडर्स भेजे। इसी से पता चलता है जो सबसे फर्स्ट इंग्लिश मैन है जिसने जहांगीर का कोर्ट विज़िट किया था वो कौन थे? सर थॉमस रॉय और कैप्टन विलियम हॉकिंस। उन्होंने क्यों आए वो वहाँ पे? टू गेन ट्रेड कंसेशंस फ्रॉम जहांगीर। उन्होंने कहा आओ थोड़ा सा कंसेशन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बार्गेनिंग कर लेते हैं ट्रेड को लेकर। ही गेव द इंग्लिश परमिशन टू सेट अप अ ट्रेडिंग फैक्ट्री एट सूरत। कंसेशन मतलब आपस में आके बात कर लेना कि भाई ताल्लुकात बना लेना आपस में कि भाई हम ऐसा काम करना चाह रहे हैं, हमें आपके साथ ट्रेड रिलेशंस गुड करने हैं अपने, तो क्या करें? तो उन्होंने जहांगीर ने कहा कि ठीक है, क्या कर लो? फैक्ट्री बना लो। कहाँ पे? सूरत में ट्रेडिंग फैक्ट्री चला लो। उसके बाद शाहजहाँ कब आए? 28 से लेकर 58 तक उन्होंने रूल करा। किस किस को उन्होंने डिफीट करा? पहली बात तो वो ही वॉज अ ग्रेट जनरल, और उन्होंने काफ़ी मिलिट्री कैंपेन चलाए थे अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए। उन्होंने बुंदेलखंड के चीफ्टैन को राजा जूहार सिंह 1636 में डिफीट करा और उन्हें मार भी दिया, हराया भी और मारा भी। एनेक्स करना मतलब कब्ज़ा कर लेना अहमदनगर पे बाय निज़ाम शाही डायनेस्टी, बीजापुर एंड गोलकोंडा टू एक्सेप्ट मुग़ल सुज़ैनिटी, ताकि मुग़ल सुज़ैनिटी आ जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? ही डिफीटेड, ही कंट्रोल्ड द पोर्चुगीज़ एंड आउट्स देम फ्रॉम हुगली इन बंगाल। उन्होंने पोर्चुगीज़ को कंट्रोल करा और उन्हें वहाँ से बाहर निकाला। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनकी प्राइवेसी को पायरेट किया तो उन्होंने उनको वहाँ से बंगाल से बाहर निकाला।
अब उन्होंने बल्ख और बदाख्शान में, सेंट्रल एशिया में जो है, रिकॉन्कर करने के लिए अपनी पुरानी एंसेस्टर्स की, मतलब अपने अकबर, शाहजहाँ के टाइम की, जहांगीर के टाइम की जो भी एंसेस्ट्रल पॉलिसी टेरिटरीज थी, उनको रिकॉन्कर करने के लिए अपनी आर्मी को भेजी, क्योंकि उनकी आर्मी उस टाइम पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थी। उन्होंने बहुत से मिलिट्री कैंपेन चलाए थे। अब देखो, जो ये वाला एम्पायर है, मुग़ल एम्पायर है, उनके बेटे हो गए, ग्रैंडसन हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, उनके डिसेंडेंट्स भी और असेंडेंट्स भी, सब पावरफुल रहे, सब ने कुछ ना कुछ अचीव ही किया। इसीलिए ये एम्पायर सबसे ज़्यादा टाइम भी खड़ा रहा और सबसे ज़्यादा रूल करा। वरना सूरी डायनेस्टी हो गए, लोधी डायनेस्टी हो गए, ये सब कम टाइम के लिए हुए, क्योंकि वो लोग डिफीट होते चले गए। और सबसे अच्छा मुग़ल एम्पायर में किसने किया? अकबर ने। ठीक है। बाल्ख और बदाख्शान वर एनेक्स्ड इन 1646 बट वर सून लॉस्ट, लेकिन बड़ी जल्दी खो भी दिए गए थे। पावरफुल कॉन्टिजेंट भेजा उन्होंने कंधार में अंडर हिज सन औरंगजेब। शाहजहाँ के बेटे कौन थे? औरंगजेब। टू फाइट द पर्शियन से फाइट करने के लिए। हाउएवर हिज कंधार एक्सपीडिशन फेल्ड मिजरेबली बिकॉज सुपर एलिट्री ऑफ द एनिमी। आर्टिलरी एक काम होता है, ठीक है, उस चीज़ का उन लोग का काम था। शाहजहाँ रेन इज़ नोन फॉर ग्रेट आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब फूला फला, जो सक्सेस पाई जिसने, प्रॉस्परस रहा, आमदनी खूब रही। आर्किटेक्चर में इनका सबसे ज़्यादा इनके रीजन में नाम रहा जाता है। इनके 4 बेटे थे, दारा सिख, शुजा, मुराद और औरंगजेब। ठीक है। ही फेल इल इन 1657। अ वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट अमंग हिज सन। चारों बेटों में लड़ाई हो गई। औरंगजेब ने विक्ट्री पाई और अपने आप को क्राउन कर दिया 1658 में, और आलमगीर कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड खुद को अज्यूम कर लिया। उसके बाद कौन आ गए? औरंगजेब आ गए। औरंगजेब रेन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू डिस्टेंट फेजेस, 58 से लेकर 81 तक। ही वॉज पोजिशन इन नॉर्थ इंडिया 1681 से 1707 तक, और ही वॉज स्टेशन्ड इन द डेक्कन। ठीक है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम मेन पॉइंट्स कर लो कि उन्होंने क्या क्या अपने एम्पायर में इवेंचुअली क्यूमुलेट करा और क्यों उनका एम्पायर कोलैप्स कर गया। क्योंकि उन्होंने जो ना पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी, उसका बड़ा ही ना एम्पायर पे नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। अभी तक तो एम्पायर बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन अब जो उन्होंने पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी, उसमें ही बड़ा ही ऐसी इम्प्लीकेशंस करी जो एम्पायर को बड़ा ही लॉस झेलना पड़ा। जो उन्होंने कन्फ्रंटेशन करे अहम्स ऑफ अफान को, फिर उन्होंने अफ़गान ट्राइब्स जो नॉर्थ वेस्ट में थी, रिबेलियन बाय द अफ़गान ट्राइब्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। टेंस रिलेशनशिप विद सिख से उनकी पहले ही, गुरु अर्जन देव से उनकी पहले ही, उनकी डायनेस्टी से, मुग़ल एम्पायर से वैसे ही सिख की नहीं बन रही थी, तो उनके साथ भी इनके प्रॉब्लम हो गए, टेंशन रिलेशनशिप हुए। राजपूत रूलर्स के साथ जो उनके कितने अच्छे रिश्ते थे, उनसे भी उनका रिवोल्ट हो गया। और उन्होंने क्या करा, और बुंदेलास भी जो राजपूत के और भी थे, उन्होंने वो भी इनके खिलाफ हो गए। और जजीहा, इन्होंने फिर से जजीहा लेना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली जब तुम हिंदू से जजीहा लोगे, नॉन मुस्लिम से आपने टैक्स लिया, वो आपके अगेंस्ट हो गए, राजपूत आपके अगेंस्ट हो गए, बुंदेलास आपके अगेंस्ट हो गए, सिख आपके अगेंस्ट थे, सब रेबल्स हो गए इनके। इन्होंने जाट से पीजेंट्स लेने शुरू कर दिए, जाट पीजेंट्स से इन्होंने हैवी टैक्स डिमांड करने शुरू कर दिए, हिंदू टेम्पल्स इन्होंने तोड़े। तो ये सब रीज़न रहे इनका एम्पायर गिरने की वजह से। ठीक है। इन्होंने ट्रेडिंग का, प्रिविलेजेस का भी बहुत मिसयूज़ करा। ठीक है। औरंगज़ेब के टाइम पे मुग़ल एम्पायर लार्जेस्ट था। उन्होंने स्ट्रेच करते करते जैसे तैसे उसको कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में, और जिंजी इन द साउथ एंड हिंदकुश इन द वेस्ट टू चित्तौंग इन द ईस्ट, चित्तागोंग इन द ईस्ट। A very conservative Muslim and led an austere life. He bitterly opposed all forms of the entertainment. सब चीज़ों को उन्होंने मना कर दिया। रॉयल पैट्रनेज होता था अकबर के टाइम का, सोचो तुमने उन्हीं चीज़ों पे बैन लगा दिया, जिस चीज़ से तुम लोग ऊपर आए थे, तुमने सब उल्टा करते गए। रिलेशन, ट्रेड, हिंदू टेम्पल्स, जजीहा, ठीक है, और आपका पैट्रनेज। देखो कहते ना खुशहाली रही नहीं। कॉन्जर्वेटिव थे, बहुत छोटे दिमाग के थे वो। ये म्यूज़िक, पेंटिंग, आर्ट, इसमें बिलीव ही नहीं करा इन्होंने।
उनके लिए छोटी चीज़ें थी और वो इस चीज़ को बढ़ावा देते थे। कितने लोगों को काम दिया होगा सोचो, है कि नहीं? इससे कितना नाम होता है, वाहवाही होती है। इन्होंने सब उल्टा करा। अब ही वॉज हाउएवर मास्टर ऑफ सेवरल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग अरेबिक एंड रशियन। बहुत लैंग्वेजेस थी उनकी, वो मास्टर थे लैंग्वेजेस के। ऑल्सो पेड केयरफुल अटेंशन टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, और उन्होंने काफ़ी अटेंशन पे करा गवर्नेंस को, लेकिन फिर भी उनका एम्पायर वास्ट नहीं जा पाया।